नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसानों की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान संगठनों की केंद्र सरकार को दो टूक, हमारे 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही बातचीत होगी। किसान संगठनों की तरफ से यह कहा गया है, केंद्र के बातचीत के न्योते पर लिखित में यह जवाब भेजा गया है। समाधान के लिए एजेंडे पर बात होना जरूरी है। किसान कल केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। 7वें दौर की यह बैठक होगी। लिखित जवाब में किसान संगठनों ने एजेंडा फिर दोहराया है। तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर नए कानून की मांग की गई है। वायु प्रदूषण से जुड़े अध्यादेश में बदलाव की मांग को एक बार फिर से दोहराया गया है। प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को भी वापस लेने की मांग की गई है। तो कल एक और अहम बैठक होगी किसान संगठनों की और सरकार के बीच। लेकिन इस बीच किसान संगठनों की केंद्र सरकार को दो टूक कि हमारे 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही इस बैठक में बातचीत होगी। तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत कल केंद्र से होने वाली बैठक पर बोले। टिकैत, कृषि कानून वापस लेने पर ही बातचीत होगी। 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेंगे किसान। कृषि कानून सिर्फ व्यापारियों के लिए अच्छा है, ये वैचारिक क्रांति है, बंदूक से नहीं दबेगी। कमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है, ये कहना है टिकैत का, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। कल केंद्र से होने वाली बैठक पर भी उन्होंने अपने बयान दिया है। कृषि कानून वापस लेने पर ही कल बातचीत होगी। 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा लेंगे किसान और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन किसानों का यूं ही जारी रहेगा। 26 जनवरी में तिरंगा झंडा लगा के किसानों के ये है कि तिरंगे झंडे लगा के हम चलेंगे, दिल्ली में एंट्री करेंगे। तिरंगा झंडे को कौन अपमानित करेगा उस दिन देख लेंगे। गवर्नमेंट वाला तो पर्चा भाई किसानों ने फाड़ दिया, उस पर नहीं कोई बात। सरकार तो और सरकार वापसी नहीं कर रही तो भाई मैं क्या हकीम हूँ सरकार का। नहीं हो रही तो किसान बट्टा ऐसे झेल लो। आगे की क्या रणनीति रहेगी कल की मीटिंग के बाद अगर वापस नहीं होते हैं तो? मैं क्या ज्योति हूँ, कल की मीटिंग का आगे का बता देगा, किसान अपने आप बता देगा। 15 किलोमीटर नहीं दिख रही सरकारों को, दिल्ली को घेर रखा है चारों तरफ से, ये दिख नहीं रहा सरकारों को। तो इस बीच बड़ी बात यह है कि दिल्ली मोर्चे में एक और किसान की मौत हो गई है। मानसा के 72 वर्षीय किसान की इस आंदोलन में जान चली गई है। कहा यह जा रहा है कि ठंड लगने से गांव धर्मपुरा के किसान की मौत हो गई है। कई दिनों से दिल्ली में धरने पर डटा हुआ था किसान। दिल्ली में अब तक मानसा के 4 किसानों की मौत हो चुकी है और अब एक और किसान ने दम तोड़ दिया है। मानसा का ये किसान था, मोर्चे पर लगातार डटा हुआ था और अब कहा जा रहा है कि ठंड के वजह से किसान की मौत हुई है। हरियाणा के पूर्व सीएम की पीएम को चिट्ठी। किसान आंदोलन पर चौटाला ने लिखी है पत्र। कानून वापस लेने या निलंबित करने की मांग की है। किसानों के दर्द को समझे सरकार, ये कहना है ओपी चौटाला का। बिना वक्त गवाए मसले का हल करे, ये कहना है ओपी चौटाला का। आंदोलन अगर उग्र हुआ तो पूरे देश को नुकसान होगा और इसी को लेकर अब उन्होंने एक पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री को कि इस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं आगे चलकर नुकसान हो सकता है। किसान आंदोलन पर ओपी चौटाला की तरफ से यह पत्र लिखा गया है। कानून वापस लेने या फिर निलंबित करने की इस पत्र में मांग की गई है। किसानों के दर्द को समझने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि बिना वक्त गवाए इस मसले का हल निकलना बेहद जरूरी है। तो कल केंद्र सरकार के साथ किसानों की बातचीत होनी है। केंद्र से वार्ता से पहले टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दादरी का संजीव खेत से हल लेकर सीधे टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा। दादरी स्टेडियम से टिकरी बॉर्डर तक 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर उन्होंने पैदल ही तय किया है। संजीव का सरकार को यही संदेश है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का
हल हो। प्रोग्राम तो सरकार का रवैया जैसे चल रहा है तो मैं समझना निंदनीय जो हो गए, क्योंकि हम उनको लेटर भेजा हमारी जथेबंदियां ने तो उसने पहले तो जवाब नहीं दिया। कल 4 बजे दिया, हमने 29 तारीख मांगी थी तो वो 30 दे दी। चलो कोई बात नहीं, एक दिन की क्या बात है। जैसे रवैया उनका, हम एजिटेशन को तीखा करने जा रहे हैं। आज भूख हड़ताल हमने फिर अनशन पर बैठा दिए किसान। अब जितनी देर हमारे गाइडलाइन पीछे से आएगी चलेगा कंटिन्यूज। किसान घाट तक हल यात्रा लेकर चला हूँ जी। इस हल का वजन 18 किलो के लगभग है और मेरे इस हल यात्रा निकालने का मकसद सरकार को यह बताना है कि सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजे। तो हरियाणा की खापों ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में जुटे खाप प्रतिनिधियों ने यह कहा है कि हरियाणा के 5 लाख किसान भी आंदोलन में साथ खड़े हैं। खाप प्रतिनिधियों से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अर्शदीप अर्शी ने। अंदोलन चलदे नूं 32 दिन हो चुके ने, 33वां दिन है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸ਼ੁਭੇ ਸਿੰਘ ਸਮੈਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ कितने दिन हो गए आपको आए हुए? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 29 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? मैं आपको एक हरियाणवी में भाषा बताता हूँ कि ਜਿਹੜੀ ये मोदी सरकार है इसकी जो मेंटलिटी है वो है तानाशाही मेंटलिटी। अजे ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਲਾ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਖੇਲਣੀ ਭੇਲਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆੜ ਫੋੜ ਖਸਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦੇਖੀ, ਆੜ ਫੋੜ ਖਸਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ठीक है नहीं? तो ਇਹਦਾ ਪਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ ਜਾਣਗੇ ਸਰਦੀ ਚੋਂ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਫਾਂਕ ਕੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲੇ ਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। तो इस बंदे ने इसकी जो आकड़ है, इसकी ਜਿਹੜੀ तानाशाही है उसका मुकाबला यही करेंगे। लेकिन आज हरियाणा सारा जो है किस आंदोलन में आया हुआ है और ये आंदोलन कोई आम नहीं है। विश्व में पहला आंदोलन ऐसा हुआ है जिसमें 36 बरादरी उठाई। 32 दिन हो चुके ने धरने नूं ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 32 दिन हो चुके ने अजे तक हल नहीं होया। अगर हल नहीं हुंदा हजे भी तक कि बैठे रहोगे या कोई और रणनीति हो? ऐसा है, एक तो पहले ये बताऊं मैं हरियाणा के किसान कितने हैं। 5 लाख किसानों का समर्थन है इस आंदोलन पे और 5 लाख किसान आ रहा है जो नजदीक के हैं विलेज के, वे आते जाते रहते हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी बात, आंदोलन का हल नहीं होया। 26 तारीख की परेड में किसान शामिल होएगा, दिल्ली में घुसेगा 26 तारीख से पहले। ट्रैक्टरों की परेड दिल्ली में, संसद भवन, इंडिया गेट, सभी जगह ट्रैक्टर ट्रॉली लेके किसान पहुंचेगा। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18। सिंगू बॉर्डर पर बादाम का भी लंगर लगा हुआ है। नोएडा का एक परिवार पूरी शिद्दत से किसानों की सेवा में लगा हुआ है। रोजाना 1 से 2 घंटे तक यहां पर बादाम का लंगर लगाया जाता है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश शर्मा ने। ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨੀਪਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਾਮ ਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲਣਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1.5-2 ਘੰਟਾ ਇਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਦਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਤੇ शान ने। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए विवाद में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू। धार्मिक निशान वाले शॉल ओढ़ने पर अब विवाद छिड़ गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। सिख संगठनों ने सिद्धू के खिलाफ शिकायत भी दी है। श्री अकाल तख्त साहिब में दिया गया है मांग पत्र। सिद्धू को अकाल तख्त में तलब करने की भी मांग की गई है। दरअसल पिछले दिनों शाहकोट में नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक निशान वाले शॉल के साथ दिखाई दिए थे। शॉल पर खंडा और एक ओंकार छपा हुआ था, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਜਦੀ ਆਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੂਜ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੂਜ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਅੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच फंसे 137 पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने वतन लौटे हैं। गुजरात, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में ये लोग फंसे हुए थे। कई ऐसे लोग भारतीय भी हैं इनमें जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। वहीं अपने वतन लौटे पाकिस्तानी नागरिकों ने अब खुशी जाहिर की है। जी, मेरा नाम आबदा है। मैं अपने मैके जा रही हूँ। मैं श्रीनगर से आई हूँ, पाकिस्तान जा रहे हैं। आज 3 साल के बाद जा रही हूँ मैं। तो मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं मेरे बच्चे। तो आज हम ये बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये नानू के घर जा रहे हैं। कोरोना की वजह से नहीं जा सके, तो 3 साल के बाद आज हम लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान का हूँ, ऐसे इधर आया था इंदौर में। कोई काम आए थे? बिल्कुल काम से आया था, ऐसे ही भानेजी के पास आया था। अब मैं जा रहा हूं अपने पाकिस्तान। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हिमाचल में अलर्ट जारी हो गया है। विदेशों से आ रहे नागरिकों पर निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी चलाया है ट्रैकिंग अभियान। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक बरती जा रही है एहतियात। सभी नियमों और गाइडलाइंस की पालना के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तेजी से फैलने वाला है स्ट्रेन, लेकिन घातक नहीं है, ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का।
जहां पर नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बीच सीएम जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि तेजी से फैलने वाला ये स्ट्रेन है, लेकिन घातक नहीं है, लेकिन हिमाचल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो स्प्रेड होने की जो है, उसकी फैलने की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो संभावना है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी हमने जो ब्रिटेन से या उनके ब्रिटेन से आए लोगों के संपर्क में जो लोग जो भी हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पहले ही कह दिया है। और जहां तक आप बोल रहे हैं तो इसको अभी हम कंफर्म कर रहे हैं सारी चीज़ को, और उसके बाद ही उसमें कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में अपनी ओर से इस सारी चीज़ को लेकर के पहले से ही अलर्ट हैं। और अब बात बर्फबारी की करते हैं। चंबा की हसीन वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। न्यू ईयर से पहले बर्फबारी न सिर्फ पर्यटकों बल्कि किसानों और बागवानों के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आई है। लेकिन इस बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। पर्यटन नगरी चंबा में भी बर्फबारी से गुलजार हो चुकी है। सैलानियों की तादाद यहां पर काफी बढ़ चुकी है और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं यहां पर पर्यटक। पर्यटन नगरी डलहौजी खजियार में भी बर्फबारी ने सैलानियों के साथ किसान और बागवानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वहीं बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ चुकी है। जगह जगह सड़कें बंद हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बर्फबारी की संभावना भी जताई है। और कल शाम को इधर बारिश पड़ी, मतलब पैसे वसूल हो गए हमारे यहाँ आके। मतलब खूब सारा एंजॉय किया हमने कल और आज भी। अभी जा रहे हैं वापस। थोड़ी आ रही है मुश्किल रास्ते में, लेकिन जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस बर्फबारी में जी मुश्किलें तो काफ़ी रहती हैं, जैसे लाइट आना, पानी कम होना, पानी नहीं आना। बाकी प्रशासन का साथ रहता है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करता है। बढ़िया बढ़िया। कल तो हम लोग डलहौजी से जब निकले थे एकदम क्लियर था, बट यहाँ पे जब आ रहे थे तब स्नो बस स्टार्ट हुआ था। सुबह तक ऐसे व्यू मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन के बाहर था एकदम। अभी बहुत और जाना है, आगे कसोल जाना है, फिर मनाली जाना है। ठीक है, बढ़िया है एकदम। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम आए थे, कल मौसम काफ़ी ख़राब था, शाम को तूफान आंधी चल रही थी, और आज जब सुबह उठे देखा गाड़ी पे 2-2 फुट बर्फ़ हो गई थी। अभी हो रहा है स्नोफॉल, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम। कांगड़ा के शाहपुर के करेरी लेक में फंसे सभी 70 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी पर्यटकों को करेरी गांव में पहुंचाया गया। इसके बाद पुलिस इन्हें लेकर धर्मशाला के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि रविवार को मौसम खराब रहने के चलते भारी संख्या में पर्यटक करेरी लेक गए थे। करेरी लेक पहुंचने के लिए करेरी गांव से करीब 16 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। शाम के वक्त मौसम ने जब करवट बदली, रात करीब 9 बजे भारी बर्फबारी शुरू हो गई। सुबह करेरी लेक के आसपास 3.5 से 4 फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी। पर्यटकों के फंसे होने की खबर पर प्रशासन ने तुरंत सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। देखिए, कल रात को काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, और ख़ास करके जो करेरी का इलाका जो बताया जा रहा है, लगभग 1.5 फीट के आसपास लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। और वहाँ पर जो सुबह सूचना आई थी, लोगों ने ये बताया कि लगभग 100 के आसपास लोग स्ट्रैंडेड हैं वहाँ पे, टूरिस्ट जो हैं। और सुबह ही हमारी जो टीम्स हैं करेरी के लिए रवाना कर दी गई थी। शुरुआत में जो हमारी वहाँ की लोकल वॉलंटियर्स की टीम है वो 15 की टीम वो गई। उसके बाद हमारे पास होम गार्ड्स और पुलिस की जो टीम है उनको रवाना किया गया। माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की जो हमारी टीम है उनको रवाना किया गया। हमारा प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार गए थे, और पुलिस की तरफ से एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब भी गए हुए थे। और सुरक्षित 73 के 73 जो टूरिस्ट स्टैंडर्ड थे उनको वापस लाया गया है। और सभी ताजा हिमपात के बाद हिमाचल की राजधानी में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ों की रानी में सभी होटल्स अब बुक हो गए हैं, लेकिन सैलानियों के आने का सिलसिला यहां अभी भी लगातार जारी है। शिमला पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक 5000 गाड़ियां शिमला पहुंची। ये आंकड़ा चंडीगढ़ शिमला NH का है। शिमला में 2 साल बाद दिसंबर महीने में बर्फ के दीदार हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। टूरिस्ट दिन ब दिन रिज मैदान, लाल रोड, कुफरी, मशोबरा समेत कई स्थानों पर मस्ती करते नजर आए, लेकिन इस बर्फबारी के बाद आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। ताजा बर्फबारी के बाद 500 से ज्यादा रूट बाधित हो चुके हैं, जबकि करीब 450 ट्रांसफार्मर
हालांकि रास्तों को खोलने का काम भी लगातार जारी है और अब तक कई रास्ते बहाल भी कर दिए गए हैं। आके मुझे बहुत इंजॉयफुल हुआ और बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ पे, और मौसम भी मेहरबान है, स्नोफॉल शुरू हो गई है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे शिमला के बारे में? शिमला बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आना चाहिए एक बार लाइफ में और यहाँ आके मजा लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरू गुप्ता है। कहाँ से आए हो? हम पुणे से आए हैं। स्नोफॉल हुआ हमारे आते ही, तभी बहुत मजा आया। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है आउट ऑफ इंडिया ही है। दोबारा आएंगे? हर साल आना चाहेंगे, उसके आगे भी जाना चाहेंगे, कुल्लू मनाली बहुत जगह। बहुत अच्छा मौसम है। रात को हम तकरीबन 10:30 बजे पहुंचे थे तो उस टाइम स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। हमें नीचे ही रुकना पड़े, काफी एंजॉय किया हमने रात से अभी तक। बहुत अच्छा मौसम है। ऊपर अभी हमें कुफरी पे जाने नहीं दिया जा रहा है, रास्ता जाम है इसकी वजह से, तो देखते हैं शायद हमें यहीं से वापस जाना पड़ सकता है। न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी ने मनाली की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। मॉल रोड ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम के बदले इस मिजाज से समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। घाटी में इस बदलाव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से ही हो रही बर्फबारी से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं और कई सड़क मार्ग भी बाधित हो गए हैं। प्रशासन ने घाटी में हो रही बर्फबारी को देखते हुए सोलंग नाला की तरफ जाने वाले पर्यटकों को फिलहाल के लिए रोक दिया है। हालांकि बर्फबारी से पर्यटक हर तरफ खुश नजर आ रहे हैं। एक्सपीरियंस था, स्पेशली टनल को क्रॉस करके एक डिफरेंट व्यू, टोटली डिफरेंट वेदर, एंड really enjoyed a lot that snow and the difference of the snow in Manali and in Rohtang. That was really a different experience, you can say, a Switzerland in India. बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइव बर्फबारी देखने का। पहले मौके मिले थे बट लाइव में देख नहीं पाया था, तो इस बार आके बहुत अच्छा लगा है और इट्स वर्थ वॉचिंग। मतलब आप कह सकते हैं कि टूर के पैसे वसूल हो गए। तो पूरी थी हमें कि बर्फबारी होगी, क्योंकि हम मौसम की जानकारी लेके ही यहाँ पे आए थे और नाइट भी हमने इसलिए स्टे किया है कि 12 बजे यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट होगी और सुबह भी रहेगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और न्यू ईयर से पहले इतना। और एक बड़ी खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में आग का गोला बनी कार हादसे में जिंदा जला 65 साल का बुजुर्ग। फरीदाबाद के सेक्टर 85 में यह हादसा हुआ है। चलती कार में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में लगी थी सीएनजी किट और बताया यह जा रहा है कि आग लगने की वजह से एक बुजुर्ग जिंदा जल गया गाड़ी में। तो आग का गोला बनी है कार। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक कार धू धू कर जलने लगी। और बड़ी बात यह है कि इस हादसे में एक 65 साल का बुजुर्ग जिंदा जल गया। फरीदाबाद के सेक्टर 85 में यह हादसा हुआ है जहां पर चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये गाड़ी राख हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जो आग लगी है गाड़ी में, इसमें 65 साल का एक बुजुर्ग भी जिंदा जल गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।